देखने और सोचने का विषय रहेगा। जी हर्षा जी। बिल्कुल मनोज जी, और बेहद बड़ा सिक्योरिटी लैब्स भी इसको कहा जाना चाहिए। मेजर जनरल जे.के. बंसल जी, जिस तरीके से गाड़ी आग पकड़ती है, हालांकि जेलेंस्की के बयान के बाद ये पूरा ब्लास्ट देखने को मिला, वहां तो सवालिया निशान खड़े होते ही हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के लोगों पर भी बेहद बड़े सवाल खड़े होते हैं कि उनकी निगरानी में ये सब हुआ कैसे। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। और जैसे मनोज जी ने भी कहा कि देखिए, हर कंट्री के जितने भी एक शासक होते हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, उनके ऊपर हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल खतरा मंडराता रहता है। और ये कोई नई बात नहीं है। एफर्ट्स जो हैं वो जेलेंस्की की तरफ से भी हैं, पुतिन को असैसिनेशन के लिए, और रशिया की तरफ से भी हैं कि जेलेंस्की का असैसिनेशन करा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर बात सवाल यह है कि रशिया जैसे देश में, जो कि एक बहुत उन्नत और बहुत इतना एडवांस कंट्री है, वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी को ये एक्सपोज करता है, और एक्सपोर्ट इनकी एक्सपोज सिक्योरिटी को भी करता है और इनके डिफेंस को भी करता है। जैसे क्रूज के ऊपर अटैक करके उसको वहाँ पर अपना कब्जा जमाया पिछली बार, अब बेलग्रोद के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो इसका वैसे जो है, जो अगर इस बात को कहा जाए कि जेलेंस्की के स्टेटमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, और ये अभी पता नहीं चला है कि इसमें आग कैसे लगी, किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लगी या उसके अंदर कोई था या नहीं था। कोई ब्लास्ट तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आग लगी इंजन के अंदर था। तो नॉर्मली अगर कोई ब्लास्ट होता तो पूरी गाड़ी ब्लास्ट की जा सकती थी उसमें। तो और जहां तक ये गाड़ी उनके लिए नहीं हो सकती, वो तो एक बेड़ा है उनकी गाड़ी का, जो कि एक गाड़ी है उसमें। बाकी कहा यह जाता है कि उनकी गाड़ी के ऊपर में तो मिसाइल का भी कोई अटैक नहीं होता, वो बुलेट प्रूफ है। और ये अगर किसी पानी में, समुद्र में चली जाती है तो पनडुब्बी की तरह से कार्य करने लग जाती है। जो इनकी गाड़ी का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि बहुत ही अलग से 6 साल इसको बनाने में लगे हैं, स्पेशल इसको रूस की रोल्स रॉय गाड़ी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, और आज की तारीख में जो है वो एक बहुत खतरा है। और वहां पर जो वो अपने गार्ड पर भी विश्वास नहीं करते। पुतिन जो एक एक्स उनका गार्ड है, उनको बताया उन्होंने कि उनका अपने स्टाफ के ऊपर में भी कोई विश्वास नहीं है। तो इस बातों को देखते हुए उनकी लाइफ में खतरा है, तो एक प्रोटेक्शन और जो जो इनका एक सिक्योरिटी है वो पहले से काफी चाक चौबंद है, और ये ज्यादा हो जाएगी। और आप देखिएगा कि हालांकि यूक्रेन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, इनके बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल जर्नल थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। दुगिन जो इनका खास सलाहकार है, उनकी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, जबकि उनकी बेटी उस गाड़ी में बैठी थी, दुगिन नहीं बैठे थे। तो इस प्रकार से यूक्रेन की पूरी कोशिश रहती है सिक्योरिटी को भेद करके, और पुतिन और जो हाई प्रोफाइल वहाँ के लीडर्स हैं उनकी लाइफ को खतरा है। तो इन सब बातों को देखते हुए, जहाँ तक जो जेलेंस्की का है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि तबीयत खराब है, उनको कैंसर, प्रोस्टेट है, थायराइड का कैंसर है, और उनको जो है ये एक पार्किंसोनिज्म है। तो ये इस तरह की बीमारियों को देखते हुए वो उनकी तबीयत, उनके चेहरे पर शायद, तो उन्होंने तो अपना एक विश की थी कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है, और इनसे कुछ होता नहीं है जो उनकी विश है। और जो इसका सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है कि हाँ सिक्योरिटी, तो अगर कोई किसी की सिक्योरिटी पे इस तरह से करता है तो वो ओपन स्टेटमेंट नहीं देता कि हाँ जी हम उनको किल करेंगे। वो तो उनके अपना एक कहेंगे कि एक फ्रस्ट्रेशन है जो उन्होंने एक्सप्रेस किया कि हाँ, और जो उनकी एक इच्छा है थी ऐसी, जो एक्सप्रेस कर दिया कि हाँ उनकी डेथ हो जाएगी और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं। जी हर्षा। बिल्कुल बंसल जी। मनोज जी, मैं आपके पास में वापस आऊंगी। जिस तरीके से तमाम सुविधाओं के साथ ये गाड़ी लैस थी, बेहद महंगी और आलीशान ये गाड़ी थी, और इसको स्पेशली डिजाइन करवाया गया था, ऐसे में कितने % चांसेस हैं कि ये एक हादसा हो? देखिए हर्षा जी, ये स्पेकुलेशन करना हम लोग अभी कर नहीं सकते, क्योंकि लेकिन जिस तरीके से रसिया और यूक्रेन गुजर रहा है, पूरे उस घटनाक्रम को अगर देखिए तो मुझे लगता है कि इसमें संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। और ये पुतिन के ऊपर वहाँ के इंटरनल भी थ्रेट्स उनके ऊपर बने हुए जो वहाँ के लोकल हैं। तो मुझे लगता है कि एक जांच का विषय है, लेकिन मैं फिर भी जिस तरीके की जो घटनाएं वहाँ पे है, इसको कोई भी एज ए नेशन और एज ए सिटीजन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि इसका रिपरकशन बहुत ही बड़ा देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके बाद देखिए, अब ऑब्वियस है कि हम ठीक है उनके स्टेटमेंट से कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो घटनाएं घटी है ऑब्वियस है कि उनके सिक्योरिटी में बहुत बड़ा ब्रीच हुआ है। क्योंकि आप जिस प्रकार से आप रसिया एक वर्ल्ड का अपने आप को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करता था,
आज देखिए कि 3 साल हो गए, लेकिन यूक्रेन जैसे देश के साथ वो मतलब उसका कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक चीज दिखता है। दूसरा इसमें देखिए, जो खास करके जो आर्म्स के जो लॉबी जो मतलब हाउसेज है, आर्म्स हाउसेज जो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं, उनके सामने भी कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं वो एक दिखाना है कि रसिया की जो सिक्योरिटी कितनी वीक है कि हम उनके जो काफिला है जो जिस पे वो चलते हैं वहां पे भी हम ब्लास्ट कर सकते हैं। अगर इस तरीके की चीजें निकल के आती है तो मुझे लगता है कि पूरे क्वेश्चन खड़ा होगा रसिया के सिक्योरिटी के ऊपर। और देखिए एक चीज हम लोगों को समझना होगा कि यूक्रेन जो है यूरोप का एक, समझिए कि एक उसका ऑक्सीजन लाइन है, और उसी के माध्यम से इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो रसिया के साथ भी बिजनेस अपना डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन को आगे करके जिस प्रकार से उसके साथ कन्फ्लिक्ट करा रहा है, क्योंकि देखिए आप उसका नेचुरल रिसोर्सेज है, ज्योग्राफिकली यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश यूक्रेन है, और सब कुछ सप्लाई वहां पे होता है। तो आप समझ सकती हैं कि वहां की जो स्थिति है कितनी भयावह हो चुकी है, और आने वाले समय में और ये बढ़ेगी। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें दोनों देशों के जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, और खास करके देखिए जब युद्ध होता है, आप अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो आप देखिए उस पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप ही तो लड़ रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी यूरोप ही लड़ रहा था, लेकिन हमने उसको वर्ल्ड वॉर बना दिया। तो ये भी एक रिसर्च का विषय है कि जिस प्रकार से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो डेवलप हो चुके हैं और आज एक तरीके से रूल बनाते हैं और खुद ब्रेक करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। इन सारी चीजों का गहन अध्ययन करके इसको शांति की तरफ हम किस तरीके से लेके जाए, और इसमें मैं भारत का जो पक्ष है वो बिल्कुल ही सही पक्ष है कि वो दोनों देशों से बात कर रहा है, अमेरिका को भी मैसेज दे रहा है, रशिया को भी कर रहा है, यूक्रेन को भी कर रहा है। इसमें और मुझे लगता है कि मोदी जी को इसमें और आगे बढ़ना चाहिए कि जिस प्रकार से एक वर्ल्ड में एक पीसफुल हार्मनी बिल्कुल शांति बहाली की बात तो यहाँ पर लगातार की ही जा रही है। बंसल जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि पुतिन की तबीयत खराब है, उनकी वेलबींग को देखते हुए जेलेंस्की यहाँ पर बातचीत करते नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि उनकी मौत हो सकती है, तबीयत उनकी खराब है, लेकिन जितने दावे के साथ उन्होंने कहा था कि ये युद्ध खत्म हो जाएगा, कहीं उसी की चेतावनी तो नहीं है? देखिए, ये युद्ध खत्म हो जाएगा, पुतिन के खत्म होने से जो कह रहे हैं, तो इसका कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जो स्टेटमेंट रशिया के अंदर से आते हैं कि अगर पुतिन को कुछ हो जाता है तो रशिया की जो वहाँ लीडरशिप है वो ये कहती है कि एकदम वो एटम बम का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, जो कि मनोज भी बार बार कह रहे हैं, मनोज जी, कि देखिए आज की तारीख में एक ये माइंडसेट की बात है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो यूएन बना था, तो उसमें ये यूएन बना ही इसलिए था कि मुद्दों को जो है वो बातचीत के जरिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि जो टॉक से और डिप्लोमेसी से उसको सुलझाया जा सकता है, तो वो बहुत जरूरी है। लेकिन एक जो माइंडसेट है, जो एक्सटेंशन, जो अपनी एक पॉलिसी है, जैसे जिसमें अभी रूस की पॉलिसी थी, उन्होंने कब्जा करने की सोची यूक्रेन के ऊपर में। एक नाटो तो ये बहाना था कि हाँ वो नाटो में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें कि उसके बाद में स्वीडन नाटो में शामिल हुआ है, फिनलैंड शामिल हुआ है, उनको भी धमकी दी गई थी, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं कहा गया। लेकिन अभी जो इस तरह की स्थिति है, इसमें जो है रशिया का भी काफी नुकसान हो रहा है। उनकी जो जीडीपी का 40% जो है वो डिफेंस पर खर्च हो रहा है। आप ये देखिएगा, वहाँ की जो है इकोनॉमी बड़ी चरमरा रही है, सैंक्शन लगे हुए हैं। अभी भी पुतिन ने ये शर्त रखी है कि भाई हमारे सैंक्शन हटाए जाएं, तभी हम जो है युद्ध विराम की बात कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आज की तारीख में हर एक जो लीडर हैं, उनके माइंडसेट इतने इगोइस्टिक बन चुके हैं कि ना वो किसी जनता की ख्याल कर रहे हैं, ना वो वर्ल्ड का ख्याल कर रहे हैं। इतना पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर कोई कोई अटैक करता है, तो उस अटैक से अपनी जनता को बचाने के बजाय वो दूसरा और अटैक करने की कोशिश करते हैं, मामले को सुलटाने की कोशिश नहीं करते। जो माइंडसेट है, लगातार यहाँ पर डायलॉग की बातचीत भी हमने देखी थी। अब देखना होगा कि क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, जांच पड़ताल में क्या सामने आता है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया जेके बंसल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने इनसाइट शेयर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। देश के जाने माने उद्योग